हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल। हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हम कंप्लीट कर रहे हैं जो 30% सिलेबस आ रहा है अदर देन आपका सब्जेक्ट नॉलेज, जिसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर एंड वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चंस आएंगे। तो ये 30 क्वेश्चंस को हम रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपका स्कोर और इम्प्रूव हो जाए इस 30% सेक्शन से, क्योंकि ये बहुत ईजी आता है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देख लेते हैं वर्बल रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वर्बल रीजनिंग के, ताकि आगे की वीडियोज़ में हम उसका प्रैक्टिस करके अपना जो वर्बल रीजनिंग वाला पार्ट भी है स्ट्रांग कर सकें। तो यार दोस्तों, मेरे साथ चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आगे की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। हम हमारे जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि हम 30% सिलेबस जो आपका है, जिसमें आपका वर्बल रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स आता है, थोड़ा सा पार्ट जनरल साइंस का भी आता है, उसे हम 3 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा सेकेंड डे है। कल हमने जनरल नॉलेज का, जीके का एंड करंट अफेयर का थोड़ा सा पार्ट कवर किया था। उसमें हमने 4 सेशन में कवर किया था दोस्तों। आप प्रीवियस वीडियोस में उसका रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों। ये 30% पार्ट जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका 70% है वो तो मैक्सिमम बच्चे अटैम्प्ट करेंगे, क्योंकि वो आपने पढ़ा है 4 साल तक, जो भी आपने डिग्री किया है उस टाइम पे आपने पढ़ा है। बट ये पार्ट बहुत बच्चों का मिसिंग हो जाएगा। यदि आप इस पर भी कमांड बना लेते हैं उस 70% के साथ, तो आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा एंड आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो हमारा हमारा वर्बल रीजनिंग में सिलेबस होता है वो तो बहुत वास्ट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। बट वर्बल रीजनिंग में जो नर्सिंग के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, तो उससे पता लगा कि ये जो 5 टॉपिक है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसमें होता है एनालॉजी, मतलब सादृश्य, उसके बाद ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, रिलेशन बताने के लिए रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिर डायरेक्शन सेंस, डायरेक्शन की पहले आप सीधे हाथ पे मुड़े, फिर चले, फिर उल्टे हाथ पे मुड़े, फिर सीधे चले, तो आप कहाँ पहुँचेंगे, कौन से डायरेक्शन में होंगे, ये डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन। आपका असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको दिया रहेगा एक स्टेटमेंट और उसका रीज़न, तो क्या आपका रीज़न, क्या कारण उसके स्टेटमेंट से रिलेटेड है। मैं सारे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा कैसे आते हैं, इन पर प्रैक्टिस भी पूरी करवाऊंगा। नेक्स्ट आता है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। जैसे अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग डिकोडिंग, एक वर्ड ABCDE है, उसको हमने किसी दूसरे तरीके से डिकोड किया, तो आपको इस एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो सारे सारे टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे दोस्तों। स्टार्ट करते हैं हम। पहला होता है एनालॉजी। एनालॉजी क्या होता है दोस्तों? एनालॉजी को हिंदी में बोलते हैं हम सादृश्य। सादृश्य, इसका मतलब क्या होता है कि एक आपको रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। जैसे इवनिंग इज टू मॉर्निंग, शाम से सुबह होती है, ठीक है। शाम को किससे रिलेट किया? सुबह से। तो डिनर, डिनर कब खाया जाता है? रात को खाया जाता है। तो डिनर को आप किससे रिप्लेस करेंगे? ब्रेकफास्ट से। तो रात के खाना, रात का खाने को किससे रिप्लेस करेंगे? सुबह के नाश्ते से। क्योंकि ये एक एनालॉजी बन रही है। एनालॉजी कैसे बन रही है दोस्तों? बहुत ध्यान से सुनना। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा इवनिंग है, इवनिंग मतलब शाम का समय, ठीक है, और मॉर्निंग, तो इवनिंग का रिलेशन मॉर्निंग से बन रहा है, ऐसे रात के खाने का रिलेशन सुबह के नाश्ते से बन जाएगा। तो ये आपको बहुत, आपका आंसर आपको तुरंत आएगा दोस्तों। क्वेश्चन यदि आपने ध्यान से पढ़ा तो आपको आंसर तुरंत आ जाएगा एनालॉजी का। आप कुछ भी, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। रात सुबह, ठीक है, रात सुबह, तो रात का खाना, सुबह का नाश्ता, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये इस तरीके के आपके एनालॉजी के क्वेश्चंस आएंगे। ये मैंने सिर्फ एक सैंपल दिया है कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आगे की वीडियोस में हम बहुत सारे क्वेश्चंस इसका प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आज ही के दिन में आपका वर्बल रीजनिंग का पार्ट 100% कंप्लीट हो जाए। आता है दोस्तों नेक्स्ट, जो हमारा वर्बल रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज़ ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध बोलते हैं जिसे। जैसे बोला जाता है कि इसका बेटा, उसकी बेटे की बहन आपकी क्या लगेगी, है ना, इस तरह के क्वेश्चन। तो हम इसका एक सैम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोज़ में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो इसका सैम्पल क्वेश्चन एक देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि पॉइंटिंग टू अ बॉय, एक लड़की की तस्वीर को इशारा करते हुए राम ने कहा, वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र है, ठीक। एक एक फोटो पे इशारा करते हुए राम ने कहा, ये राम है, ठीक। राम ने कहा कि ये जो लड़का है ये मेरी माँ, राम की माँ कहाँ है कि ये मैंने बोल दिया राम की माँ, ठीक। राम की माँ आ गई। राम की माँ के इकलौते पुत्र
का पुत्र है, राम की माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान से देखना, राम इकलौता शब्द पे ध्यान देना। राम की माँ का इकलौता पुत्र है, मतलब ये पुत्र कौन होगा, ये राम ही हो जाएगा। और उसका पुत्र है, मतलब ये जो फोटो है किसकी है, राम के बेटे की है। आई बात समझ में? समझ में आया? एक और बार देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे, एक और बात सीख लेते हैं। ये हमारे पास राम है, यहाँ पे राम ने एक फ़ोटो पे पॉइंट करते हुए कहा कि ये जो फोटो है ये उसकी माँ, राम की माँ के इकलौते पुत्र, सन लिख दूँ बेटे को, इकलौते पुत्र का पुत्र है। अब यदि मान लो आपकी मम्मी का इकलौता पुत्र है कोई, ठीक है, आप एक लड़का हो और आपकी मम्मी का इकलौता पुत्र है, तो वो आप ही तो होंगे। तो ये इकलौता पुत्र कौन है, राम है। और ये फोटो इस इकलौते पुत्र के पुत्र की है, मतलब ये राम के बेटे की फोटो है। आई बात समझ में? मतलब ये जो सन बोल रहे हैं इकलौता पुत्र, वो राम ही हुआ, तो ये क्या हुआ, राम का बेटा हुआ। अब यहाँ पे पूछा है हाउ इज मिस्टर राम रिलेटेड टू दैट बॉय, मतलब फोटो में जो लड़का है उससे राम कैसे रिलेटेड है। तो जो राम है वो फोटो में लड़के के क्या है, पिता है, फादर है। आई बात समझ में? दोस्तों डरो मत, ये बहुत इजी है। आप कुछ 15 20 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ना हम नेक्स्ट वीडियोस में, आपको बहुत इजी हो जाएगा एंड आप तुरंत आंसर कर देंगे, आप 1 मिनट के अंदर इसका आंसर कर देंगे। ठीक है, मैं आपको इतना अच्छा प्रैक्टिस करवा दूंगा सारे क्वेश्चंस का। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड टॉपिक। तो नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट। जैसे बोला जाता है आप पहले पूर्व दिशा में जा रहे हैं, फिर सीधे हाथ की तरफ मुड़ते हैं, फिर उत्तर में जा रहे हैं, फिर उल्टे हाथ की तरफ मुड़ते हैं। ऐसे आपको एक कंडीशन दी जाती है ताकि आपका एक माइंड का रीजनिंग स्टेटस चेक किया जाता है इन सारे क्वेश्चंस में। तो आइए देख लेते हैं कैसे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यहाँ दिया है मिस्टर दीपक मोहन वॉक 5 किलोमीटर टूवर्ड्स द साउथ। हम क्या करेंगे, जब भी ऐसे डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे हम ऐसा एक क्रॉस बना लेंगे। ठीक है, एक बात ये याद रखना है दोस्तों, जो ऊपर वाली डायरेक्शन है उसको नॉर्थ देने का, नीचे वाली साउथ, राइट हैंड सीधे हाथ की तरफ की डायरेक्शन ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है जो मोहन है वो 5 किलोमीटर साउथ की तरफ जाता है, तो ये 5 किलोमीटर साउथ की तरफ पहुँचा दिया हमने उनको। ठीक है, 5 किलोमीटर कहाँ जाता है, साउथ की तरफ जाता है। फिर बोल रहे हैं टूवर्ड्स साउथ एंड देन रिटर्न टू दी एंड टर्न टू दी राइट। जब आप साउथ की तरफ जाएंगे, ठीक है, जब नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो आपका राइट सीधा हाथ साइड ईस्ट होगा। जब साउथ की तरफ जा रहा है तो आपका सीधा हाथ किधर होगा, वेस्ट। तो किधर मोड़ रहा है वो, राइट हैंड साइड। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न्स लेफ्ट। अब यहाँ 3 किलोमीटर इधर जाता है, इस पॉइंट तक पहुँचता है। अब उसके बाद कहाँ मुड़ता है, वो राइट में मुड़ता है। देखिए आप वेस्ट की तरफ खड़े रहिए, है ना, अपनी सीट को ऐसे रखिए जहाँ कागज़ पे आपने बनाया, तो आपका सीधा हाथ किधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक, तो अब कहाँ मुड़ रहा है दोस्तों, अब वो राइट डायरेक्शन में मुड़ रहा है। और कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर चला तो वो कहाँ गया दोस्तों, यहीं आ गया। 5 किलोमीटर इधर गया, 3 किलोमीटर इधर गया और 5 किलोमीटर इधर गया। ठीक है, तो कहाँ आ गया, वो इस पॉइंट पे आ गया। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द डायरेक्शन इज फेसिंग राइट नाउ। अभी वो कौन से डायरेक्शन में, तो पहले यहाँ था वो स्टार्टिंग पॉइंट, ये ए था और ये बी फाइनल पॉइंट है। तो कौन सी डायरेक्शन में दोस्तों, वेस्ट डायरेक्शन में। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो है वेस्ट डायरेक्शन में ये खड़ा है, उसका जो फेस है वेस्ट डायरेक्शन के साइड है, वेस्ट डायरेक्शन की साइड पे है अभी वो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम अच्छे से क्वेश्चंस कर लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बहुत जल्दी बनते हैं। मैं जो ट्रिक बताऊंगा आपको एक क्रॉस से सॉल्व करने की, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वर्बल रीजनिंग में, वो असर्शन एंड रीजनिंग का आता है, दावा और कारण का। तो आपको एक असर्शन दिया अभिकथन दिया रहता है और एक रीज़न दिया रहता है। तो आपको पता लगाना है कि क्या अभिकथन सही है। यदि अभिकथन सही है, असर्शन सही है, तो क्या रीज़न दिया है वो उस कथन से रिलेटेड है, उसका कारण है, वो देख लेते हैं कैसे आते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ स्तर ध्रुवीय बर्फ को पिघलाता है। इंक्रीज इन लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर मेल्ट द पोलर आइस। तो ये तो सही है, हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो हमारा ग्लेशियर्स में जो बर्फ़ है वो पिघल रहा है। तो ये ए तो सही है। अब बी पढ़ते हैं, रीज़न पढ़ते हैं। तो रीज़न दिया है इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो इंक्रीज द टेम्परेचर।
कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़े हुए स्तर से तापमान की वृद्धि होती है, ये भी सही है। और कार्बन डाइऑक्साइड से तापमान की वृद्धि हो रही है इसीलिए बर्फ पिघल रही है क्या? हाँ, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एंड आर असर्शन रीजन दोनों सत्य है और ए की सही व्याख्या करता है, आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ जो टेम्परेचर बढ़ रहा है तभी बर्फ पिघल रही है, और टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। इसलिए दोनों क्वेश्चन, दोनों स्टेटमेंट्स को, दोनों सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है, फिर पता करना है कि जो रीज़न है वो कथन का सही रीज़न है या नहीं है। इसके भी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आगे के वीडियोस में, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज हम वर्बल रीजनिंग कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट दोस्तों, लास्ट टॉपिक जो बचा है हमारा वो कोडिंग डी कोडिंग का आता है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके कोडिंग डी कोडिंग के वर्बल रीजनिंग में पूछ लिए जाते हैं। तो कोडिंग डी कोडिंग कैसे करना है दोस्तों, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, एक बार ध्यान से बड़े अक्षरों में लिख के देखना है। जैसे देखो यहाँ लिखा है मिशन, ठीक है, क्या लिखा है दोस्तों? मिशन, और यहाँ पे उसका कोड लिखा है, मतलब उसको परिवर्तन। अब ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पे जो है हमारा, यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे जो एम है, पहला शब्द है एम, और इधर भी एम है, यहाँ पे एस है, इधर भी एस है। मतलब इसको हम यदि ऐसे लिख लें, एम आई एस एस आई ओ एन, बड़े में लिख लें, और जो उसका कोड है वो है एम एस आई आई एस ओ एन, ठीक, बड़े शब्दों में लिख लिया। अब देखिए दोस्तों, अब देखना, ये सेम है, ये भी सेम है, ठीक। बदला क्या है? ये बीच के 4 डिजिट्स बदले, देखो आई एस की जगह एस आई आ गया, आई एस की जगह एस आई आ गया, मतलब बीच के डिजिट्स क्या है? इंटरचेंज हो गए, आपस में बदल गए हैं। बाकी स्टार्टिंग के और आखिरी, स्टार्टिंग का एक और आखिरी के 2 सेम है। समझ में आया दोस्तों? तो देखते हैं अब इसको हम कैसे, ऑनलाइन, ओ एन एल आई एन ई, ऑनलाइन, ठीक। अब देखना दोस्तों, ओ सेम रहेगा और ई सेम रहेगा, क्योंकि हमने देखा ऊपर रिलेशन में। अब इनको ये मैं बदल दूँ, एल एन कर दूँ, और इनको बदल दूँ, एन आई कर दूँ, तो मेरा बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? ओ एल एन एन आई ई। तो कौन सा आंसर है? ओ एल एन एन आई ई। तो हमारा जो पहला उत्तर है आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कोडिंग डी कोडिंग थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पे आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप रिलेशन देखेंगे ये फर्स्ट वाला ना, आपके माइंड में क्लिक हो जाएगी चीज़ें। तो इसके भी कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे आराम से। आपका ये रीजनिंग वाला पार्ट आज मैं कवर करवा दूंगा। आप मेरे साथ चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। दोस्तों ये 30% सिलेबस यदि कंप्लीट हो गया तो आपको एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एंड कॉन्फिडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने के लिए। नॉलेज तो है ही, यदि कॉन्फिडेंस भी रहेगा साथ में तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मेरे साथ चैनल पर बने रहिए। वी विल कंप्लीट ऑल द थिंग्स, एंड वर्बल रीजनिंग वाला पार्ट भी आज हम कंप्लीट कर देंगे।